हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 में एक प्रश्न बताया था जिसमें हमें कुछ बिंदु दिए हुए थे। हमें ये बताना था कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं या किस अक्ष पर स्थित हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, मैंने चिन्हों के आधार पर आपको बता दिया था कि अगर भुज भी प्लस है, कोटि भी प्लस है, मतलब एक्स निर्देशांक भी प्लस में है, वाई निर्देशांक भी प्लस में है, तो वह बिंदु हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होता है। और अगर भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, अर्थात एक्स निर्देशांक तो आपका ऋणात्मक है और वाई निर्देशांक धनात्मक है, तो वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और ये भी बताया था कि अगर दोनों बिंदु भुज और कोटि माने एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक अगर दोनों ही ऋणात्मक हैं तो वह बिंदु हमेशा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। और यदि भुज प्लस का है और कोटि ऋणात्मक है, मतलब एक्स निर्देशांक तो धन में है और वाई निर्देशांक ऋण में है, तो वह बिंदु हमेशा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो उसके आधार पर मैंने हमें कुछ बिंदु दिए थे प्रश्न संख्या 1 में, ऋण 2,4, 3, ऋण 1, ऋण 1,0, 1,2 और -3, -5। हमें यह बताना था कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। ये तो हमने कल सीख लिया था। अब इसे कार्तीय तल पर इनको निर्धारित भी करना है, मतलब हमें ग्राफ पर इन बिंदुओं को दर्शाना भी है। तो मैंने बच्चों ये एक ग्राफ कॉपी में ही बना करके, आप ग्राफ के पेपर में करेंगे आप और बढ़िया बना देंगे, साफ सुथरा दिखाई देगा। तो ये ग्राफ के मैंने बना करके एक कॉपी में ही यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, मैंने इनको गोल काले बिंदुओं से दिखा दिया है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। जैसे 3, पहले 1,2 ले लें। 1,2 बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, दोनों धनात्मक हैं। तो ये हमने एक्स मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष में 1 गए, फिर वहाँ से ऊपर को 2 गए क्योंकि कोटि 2 है। तो वहाँ पर मैंने गोल एक बिंदु लगा दिया है, वो 1,2 बिंदु को दर्शाता है। ठीक है ना। और दूसरा बिंदु हमारा एक दिया था -2,4, जो द्वितीय चतुर्थांश में है क्योंकि इसमें पहला बिंदु ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है। तो -2 के लिए मूल बिंदु से हम एक्स अक्ष में बाईं ओर गए 2, उसके बाद 4 ऊपर को चले गए, प्लस में है कोटि। तो वहाँ पर मैंने बना दिया है काले रंग का एक गोल बिंदु दिखा दिया बड़ा, -2,4। तो इस तरह से अगला -3, -5 तृतीय चतुर्थांश वाला बिंदु दिखा रखा है। तो ये बिंदु इस तरह से दर्शा रखे हैं गिन करके। ठीक है, मूल बिंदु से ही हम किसी भी बिंदु की स्थिति को वहाँ से मापन करते हैं, वहाँ से गिनते हैं उसको। तो ये मैंने बना रखा है, आप देखिए इसको, कार्तीय तल पर ये निर्धारण इनका कर दिया है। अब बच्चों बात आती है, अगला चैप्टर हमारा आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा हुआ है, पहले 8th में हमने पढ़ा हुआ है। एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ क्या? एक तो उसमें एक चर होगा, एक्स वाई में से एक होगा कोई, पी क्यू में से एक होगा कोई पी। ठीक है ना, एक चर होगा मतलब। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास, अभी हम रैखिक की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य समीकरण की बात कर रहे हैं। तो एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद को यदि हम 0 के बराबर रख दें, हमें कोई बहुपद दिया है, जैसे मान लेते हैं 2x + 5 दिया है, तो हम बराबर 0 रख दें। 2x + 5 तो हमारा बहुपद है, व्यंजक है, हम बराबर का साइन लगा के 0 लिख दें दाएं पक्ष में बराबर के बाद, या कोई और हम अचर पद लिख दें, तो फिर ये समीकरण कहलाती है। ठीक है, यही बहुपद जो है बराबर का चिन्ह लग के हमने दाईं तरफ 0 रख दिया, तो ये समीकरण बन गई। अब तो बात आती है एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात कर रहा है। यदि समीकरण में केवल एक ही चर राशि है और वो एक घात में है, तो उसे हम कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। हमने यहाँ पढ़ने हैं बच्चों, हमारे 9th में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या हुए? 2 चर होंगे उसमें, जैसे एक्स और वाई हो गए, या पी और क्यू हो गए, या एस और टी हो गए। 2 चर होंगे। ठीक है, 2 चर राशियाँ होंगी और एक घात में होगा वो, उसमें घात जो होगी चर राशियों की एक ही घात होगी। ऐसे बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी 2 चरों वाली। इसे हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब 2 चरों वाला जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है बच्चों? उसको हम ax + by + c = 0 इस रूप में लिखते हैं, या ax + by = c इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, a क्या चीज़ है? x का गुणांक, b क्या है? y का गुणांक, और c क्या है यहाँ पर? अचर पद। ठीक, a b c तीनों ये वास्तविक संख्या हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ होगी, a 0 नहीं होगा कभी भी और b भी 0 नहीं होगा। x और y के गुणांक 0 नहीं होंगे। अगर ये 0 हो जाएंगे तो चर राशियाँ हमारी यहाँ विलोपित हो जाएंगी, हट जाएंगी।
तो ये फिर समीकरण नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब चर राशि में समीकरण नहीं रहेगा ये। ठीक, तो अब मैं आगे को इसको आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो ये इसकी मुख्य जो परिभाषा है, किसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्नावली देखते हैं 4.1। ये 4.1 प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है बच्चों, देखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है, सवाल को देखिए। एक नोटबुक माने एक कॉपी की कीमत, उसका मूल्य जो है एक कलम की कीमत से 2 गुना है। अब हमें न तो नोटबुक की कीमत मालूम है, न ही कलम की कीमत मालूम है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा इन्हें वो चर राशियों के रूप में। तो मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर माना एक नोटबुक की कीमत हम x रुपया मान लें, ठीक है, और एक कलम की कीमत हम y रुपया मान लें। तो प्रश्न वाले ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार लिख दीजिए। एक नोटबुक की कीमत किसके बराबर है कहा था उसने, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। 2 गुनी माने 2 से गुणा करते हैं, 3 गुनी कहेंगे तो 3 से गुणा करते हैं, 4 गुनी कहेंगे तो 4 से गुणा करते हैं। मतलब प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुनी माने 2 से गुणा कर दिया, किसको, एक कलम की कीमत को। तो एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणा एक कलम की कीमत। अब हमने एक नोटबुक की कीमत क्या मानी थी, x, तो हमने बाईं तरफ एक नोटबुक की कीमत की जगह x लिख दिया, बराबर की जगह बराबर लिख दिया, बराबर के बाद 2 था 2 लिख दिया, ठीक है, गुणा एक कलम की कीमत हमने y मानी तो उसकी जगह y लिख दिया। तो यह आ गया x बराबर 2y। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2y का पक्षांतर कर दें बाईं ओर x की तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है बराबर के बाद ही, तो ये आ जाएगा या x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारी एक रैखिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब यहाँ x का गुणांक क्या है, x के आगे गुणा में कुछ नहीं, माने यहाँ 1 तो होगा ही, कुछ नहीं माने 0 तो नहीं लेंगे हम, x तो है ही, एक x है, ये 1 को लिखते नहीं है गुणांक को। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ 1 है, और y का गुणांक क्या है, y के आगे क्या गुणा हुआ है, माइनस का 2, माइनस भी कहेंगे क्योंकि चिन्ह भी देखेंगे। ठीक है, और अचर पद यहाँ पर 0 है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने अभी बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम मानक रूप कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब कह रहा है जो हमें दे रखी हैं कुछ समीकरण हैं, उन्हें हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ही लिखना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान बताइए, और वहाँ से फिर हमने देखना है a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में जो हमें समीकरण दे रखी है उसको उस रूप में लिख लेंगे। फिर x के आगे जो गुणा में होगा वो a हो जाएगा, y के आगे जो गुणा में होगा वो b हो जाएगा, और अंत में अचर राशि जो प्लस c की जगह जो होगा वो अचर राशि वो c हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ खंड बहुत दिए हैं बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 दे रखे हैं। तो मैं इसमें से आपको 1, 2, 3, 4, 5 बताता हूँ, 3 आप स्वयं बनाएंगे उन्हीं के आधार पर। पहला वाला बता रहा हूँ मैं, जैसे पहले फर्स्ट वाला है, पहले मैं बोल दे रहा हूँ उनको क्या कौन कौन से बता रहा हूँ आपको। 2x, पहला वाला 2x प्लस 3y बराबर 9.355 के ऊपर बार, इससे कोई मतलब नहीं, हमें बार लगा देंगे आप ऐसे ही। सेकेंड वाला दिया है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद मैं थर्ड आपके लिए छोड़ूंगा। फोर्थ बता रहा हूँ, ये है x बराबर 3y। फिर उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ आप बनाएंगे, सिक्स्थ आप बनाएंगे, सेवन्थ में बता रहा हूँ y माइनस 2 बराबर 0, और एट्थ दे रखा है 5 इज इक्वल टू 2x। इनको पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। चलिए पहला वाला लेते हैं पहले। हमारा पहला वाला जो दिया हुआ है इसमें वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 के ऊपर बार है। अब हमें इसको किस रूप में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब बराबर के बाद 0 आना है। तो इसका मतलब जो बराबर के बाद हमें दिया होगा पद, उसको हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आएंगे। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो पहले क्या था हमारा, 2x प्लस 3y, अब जो बराबर के बाद 9.355 के ऊपर बार है, इसको हम बाईं तरफ ले आएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y ऐसे लिखा, फिर प्लस ही लिखो बच्चों, फार्मूले में जो हमारा मानक रूप होता है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, तो प्लस लिख दो। लेकिन 9.355 के ऊपर बार, इसको आप बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है बराबर के बाद, तो ब्रैकेट में लिख दो इसको, छोटे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर माइनस 9.355 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब इधर से हम इधर ले आए, कुछ नहीं बचा इधर दाईं ओर। ठीक है, तो किस रूप में लिख दिया हमने इसको, यहाँ पर क्या किया हमने,
9.35 का बार का पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, अच्छा किस रूप में लिख दिया हमने इसको? अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इसकी तुलना करते हैं। ए की जगह क्या है हमारा? ए एक्स होता है, एक्स का गुणांक ए होता है। यहाँ ए एक्स का गुणांक क्या है? 2, तो ए बराबर 2। एक्स का गुणांक यहाँ 2 है, इसलिए ए बराबर 2। और वाई बराबर वाई का गुणांक बी, और बी बराबर कितना है हमारा? 3। वाई के आगे 3 गुणा हुआ है। ठीक है, और अचर पद सी जो ब्रैकेट में देखिए आप, ये तो मैंने सूत्र ये मानक रूप में लिखने के लिए प्लस लिखा है ब्रैकेट के बाहर, सी की जगह माइनस का है, तो सी बराबर अचर पद माइनस का 9.355 के ऊपर बार। तो इस तरह से हम इनको लिखेंगे। पहले हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में इनको बदल लेंगे, उसके बाद हम तुलना कर लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, ए एक्स का गुणांक, बी वाई का गुणांक, सी अचर पद, लेकिन उनके आगे चिन्ह क्या है वो भी आप जरूर लगाएंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड दिया था हमें एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहला काम हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ए क्या? ए है ही नहीं यहाँ पर, मतलब एक्स के आगे गुणांक है ही नहीं। मैंने बताया जब कुछ नहीं लिखा होता तो एक होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए गुणा एक्स, 1 इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, प्लस ही लिखना है हमने तो प्लस लिख दिया, लेकिन ये माइनस में था, इसके आगे माइनस का चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 1/5 वाई। ठीक है, माइनस का 1/5 अलग कर दिया, वाई के आगे कुछ नहीं है, 1 हो गया, अपॉन 5 है तो माइनस का 1/5 अलग कर दिया, ये वाई का गुणांक हो गया इतना। ठीक है, और प्लस फिर प्लस आएगा सी, प्लस सी तो प्लस लिखा, लेकिन 10 माइनस का है तो ब्रैकेट में माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। अब हमने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख लिया है। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या है? एक्स का गुणांक 1, एक्स के आगे 1 है, एक्स का गुणांक 1 है तो ए बराबर 1। बी बराबर क्या है? वाई का गुणांक माइनस का 1/5, ये चिन्ह भी देखिए। ठीक है, तो बी बराबर माइनस का 1/5, और सी क्या है? अचर पद लास्ट में, वो भी माइनस का ही है, -10। तो ए बी सी के मान हमें ये प्राप्त हो गए। ठीक, चौथा खंड देखिए बच्चों, तीसरा आप स्वयं बनाएंगे, कहा मैंने। चौथा देखिए, x इज इक्वल टू 3y। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में इसे लिखना है। ठीक है, अच्छा x तो बाईं तरफ है ही हमारा, बराबर के बाद 3y को भी इधर ले आते हैं हम। ठीक है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आना है हमारा, तो हमने क्या लिखा? x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 1 इंटू एक्स प्लस लिख दिया, लेकिन जब 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3y को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, प्लस सी, अब कुछ है ही नहीं संख्या, कोई अचर पद है ही नहीं, तो प्लस जीरो लिख दीजिए, सी की जगह है ही नहीं अचर पद यहाँ पर, इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया 1 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया है? यहाँ 3y का पक्षांतर इधर कर दिया है। ठीक है, अब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से इसकी तुलना कर लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक कितना है? 1। ठीक, बी बराबर वाई का गुणांक माइनस का 3, माइनस भी है ध्यान दीजिए। ठीक, और सी अचर पद कितना है? 0। तो ये ए बी सी के मान हमें मालूम हो गए। अब उसके बाद पाँचवा छठा आप स्वयं बनाएंगे इसी तरह से, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ। ये गृह कार्य के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, तभी आपको समझ में भी आएगा, आप खुद करेंगे जब। तो सातवां खंड बता रहा हूँ, देखिए y-2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर x है ही नहीं, x वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब x का गुणांक 0 होगा तभी नहीं है, तो हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पर x अपने मन से लिखेंगे बच्चों, लेकिन x के आगे गुणांक 0 लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर x होगा ही नहीं वहाँ पर हम 0 इंटू एक्स लिख देंगे। कहीं पर y नहीं होगा तो 0 इंटू वाई लिख देंगे। ठीक है, कहीं अचर पद नहीं होगा उसकी जगह +0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने x है ही नहीं तो x का गुणांक 0 लिख दिया, 0 इंटू एक्स प्लस वाई के आगे कुछ नहीं है, 1 होगा। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 इंटू वाई और प्लस सी होता है, लेकिन ये -2 है तो ब्रैकेट में प्लस लिख के ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में इसे लिख दिया है। अब हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स से आगे गुणा में क्या है? एक्स वाला पद ही नहीं था इसलिए हमने गुणांक 0 लिख दिया था, एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स का गुणांक 0 है, सॉरी ए बराबर 0, क्योंकि एक्स का गुणांक 0 है, क्योंकि यहाँ एक्स का पद नहीं था इसलिए। बी वाई का गुणांक 1, बी के आगे गुणा में कुछ नहीं था, 1 लिख दें वहाँ पर,
तो b बराबर 1, y का गुणांक हो गया ये। और c अचर पद क्या है, माइनस का 2, माइनस साइन जरूर लिखेंगे, ठीक है, प्लस का है तो प्लस ही में लिखना पड़ेगा। तो ये ए बी सी के मान हमारे आ गए। 8वां खंड देखिए बच्चों इसका, 8वें खंड में क्या कह रहा है ये, 5 इज इक्वल टू 2x। अब सबसे पहले हम 5 बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख लेते हैं। अब सबसे पहला काम तो 2x को बाईं तरफ ले आइए आप। जब आप 2x को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा ना, तो वो -2 को ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख दीजिए आप, क्योंकि शुरू में लिख दिया मैंने, नहीं लगाया मैंने, यहाँ लगा सकते हैं आप। तो माइनस का 2x आ जाएगा बाईं तरफ सबसे पहले, प्लस y वाला पद है ही नहीं, तो अभी मैंने कहा जब पद वो है ही नहीं तो 0 इंटू वाई, प्लस 5 है बाईं तरफ, प्लस का है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको किस रूप में लिख दिया है, -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने 2x का पक्षांतर किया था बाईं तरफ, तब माइनस का हुआ। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लीजिए। a बराबर कितना होगा यहाँ, x का गुणांक देखिए माइनस का 2 है x के आगे गुणा में, तो x का गुणांक -2 है, इसलिए a बराबर -2। और b y का गुणांक, b y वाला पद यहाँ था ही नहीं, इसलिए y का गुणांक b 0, और c अचर पद प्लस का 5 है। ठीक, तो इस तरह से हम a b c के मान लिखते हैं। तो आप जो मैंने छोड़ रखे खंड उन्हें आप स्वयं बनाएंगे, और जो पद अगर नहीं होगा कोई x y का तो उसका गुणांक 0 लिख देंगे, ठीक है, और लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में। अगर अचर पद कहीं माइनस में भी आ रहा है तो आप प्लस में लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिए उसको माइनस का इतना। ठीक, अब बच्चों अगले एक्सरसाइज में हम रैखिक समीकरणों के हलों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने लिख भी दिया कॉपी में, ध्यान दीजिए, नोट करके लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, असंख्य हल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें दो चर में से हम एक चर को स्वतंत्र चर कहते हैं और एक को परतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर माने जिसका मान हम स्वयं अपने इच्छानुसार रख सकते हैं, ठीक है, जिसका मान हम स्वयं अपने मन से रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं उसका मान, 0 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो दो चरों में एक स्वतंत्र चर होगा, एक परतंत्र चर। तो जैसे हम x का मान, कोई समीकरण हमें दिया हुआ है, हम x का मान 0 रखें तो y का मान अलग आएगा, हम x का मान 1 रखें y का मान अलग आ जाएगा, हम x का मान 2 रखें y का मान भी अलग आ जाएगा, x का मान हम 4 रखें y का मान अलग आ जाएगा। तो इस तरह से हम जितने मान x के रखेंगे स्वतंत्र चर के, उतने ही परतंत्र चर के अलग अलग मान प्राप्त हमें होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, असंख्य हल होते हैं। तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई समीकरण दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है उसके कितने हल होते हैं, तो आप कहेंगे उसके असंख्य हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो इसी से संबंधित अगली प्रश्नावली है, एक सवाल बताता हूँ आपको, फिर कुछ गृह कार्य के लिए सवाल दूंगा, आप उनको बना के जरूर ग्रुप में शेयर कीजिए। प्रश्नावली 4.2, ये पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें एक प्रश्न दिया है, उसके 3 उत्तर दिए हैं, कौन सा उत्तर सही है और उसका कारण भी बताना है क्यों है सही, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, कह रहा है सत्य है। तो ये दिया है इसने हमें समीकरण y बराबर 3x प्लस 5, हमें एक समीकरण दे रखी है y बराबर 3x प्लस 5। मैंने आपको बताया अभी इसमें दो चर हैं, यहाँ भी एक x है एक y है, ठीक है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो एक ही घात वाला है, दो घात नहीं है इसमें कहीं भी, तो ये रैखिक समीकरण है और दो चर वाला है। तो अभी बताया मैंने कोई रैखिक समीकरण दो चर वाला जब होता है उसके असंख्य हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मैंने भी बता रखा है। तो इसमें से 3 आंसर इसने दिए थे, इसके कितने हल होंगे पूछ रहा है ये, एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा, या केवल 2 हल होंगे, या तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कौन सा उत्तर सही है, तीसरा वाला, ठीक है। y बराबर 3x प्लस 5 दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। तो अभी बताया मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र चर होता है जिसका मान हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, उसके अनुसार दूसरे परतंत्र चर के मान भी हम विभिन्न निकाल सकते हैं। तो असंख्य मान होते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अतः यहाँ पर हमारा विकल्प 3 सही है। अब इसका कारण बच्चों, आप जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ इसके, दो चर यहाँ पर कौन कौन से हैं, x और y। हम x को स्वतंत्र चर मान लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार x के मान हम रख सकते हैं, तो y हमारा परतंत्र चर हो जाएगा, ठीक है। तो हम x के मान अपने मन से रख रहे हैं, स्वतंत्र चर मान लिया उसको हमने। y के मान फिर हम समीकरण के अनुसार निकालेंगे जो समीकरण में दे रखी है। तो मान लेते हैं मैं x बराबर 0 लूँ अगर, तो ठीक है, तो x बराबर अगर मैं 0 रखूँ तो इस समीकरण में रख दीजिए जो हमें दे रखी है y बराबर 3x प्लस 5 में x की जगह 0 रख दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5, x की जगह 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 माने 0 हो गया, 0 में 5 जुड़ा 5 हो गया, तो y बराबर आ गया हमारा
5। तो पहला हमारा एक हल क्या आ गया, जब हमने x 0 रखा तो y बराबर 5 आ गया। ये एक हल हो गया इस समीकरण का। अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रख दें, अब इस समीकरण में फिर x बराबर 1 रखिए, तो x बराबर 1 रखें तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर है 3x + 5 है, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 + 5, 3 इंटू 1 क्या होता है 3 1 जा 3 + 5 उसमें ऐड कर दीजिए, 3 + 5 बराबर 8। तो x बराबर हमने 1 रखा, y बराबर 8 आ गया। तो दूसरा हल हमें प्राप्त हो गया x बराबर 1 और y बराबर 8। अगर आप ऐसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान 3 रखेंगे y का मान कुछ और आएगा। ऐसे बहुत से हम रखते जाएंगे तो कितने भी मान रख सकते हैं अपने मन से। x का मान -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो y का कुछ और मान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार x के अलग अलग मान रखने पर y के भी हमें अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। अतः हमें इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब बच्चों मैं आपको गृह कार्य हेतु कुछ सवाल दे रहा हूँ जो मैंने अभी बताए हैं, उनको ध्यान से आप देखिए अच्छी तरह से और हल करके ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों में, रवि के पिता की आयु उसकी आयु की 2 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। रवि के पिता की आयु, उसकी पिता की आयु किसकी, रवि की आयु से के 2 गुने से, उसको 2 से गुणा करेंगे उसकी आयु को, उससे 3 वर्ष अधिक, मैंने धन उसमें 3 ऐड कर देंगे, कम होता तो माइनस करते। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर मान लेंगे, माना रवि की आयु x वर्ष है, उसके पिता की आयु y वर्ष है, फिर प्रश्नानुसार जैसे आपको दे रखी शर्त इससे समीकरण बनानी है, ठीक है। दूसरा भी मैं इसी तरह का दे रहा हूँ, एक बल्ले की कीमत एक गेंद की कीमत की 4 गुनी से 5 रुपया कम है। एक बल्ले की कीमत एक गेंद की कीमत से के 4 गुनी से 5 रुपया कम है। तो एक मान लेते हैं गेंद की कीमत आप 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है, और एक बल्ले की कीमत y रुपया मान लेंगे। तो प्रश्नानुसार एक बल्ले की कीमत बराबर गेंद की कीमत का 4 गुना गेंद की कीमत -5, कम है तो -5 हो गया। तो अब आप इसको x और y लिख करके उनका एक समीकरण के रूप में लिख देंगे, केवल हमें समीकरण के रूप में लिखना है। एक तीसरा सवाल जो मैंने अभी बताया उस तरह से, निम्नलिखित समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a, b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दे रहा हूँ -2y = -5x + 7, दूसरा दे रहा हूँ 2y = x और तीसरा दे रहा हूँ 5x = 0, चौथा दे रहा हूँ 3x - 5 = 0। सबसे पहले आप इनको ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। फिर x का जो आगे गुणांक होगा वो a होगा, y के आगे जो गुणांक होगा b होगा और जो अंतिम अचर पद होगा वो c होगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको आप ax + by + c बराबर 0 के रूप में ही लिखेंगे। तो इन सवालों को बना के आप ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए, मैं उन्हें चेक भी करूंगा। उन्हीं के आधार पर आपको मासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक आगे को जब विद्यालय खुलेगा दिए